राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा विषय अर्थशास्त्र में पाठ 1 विकास रहेगा। आज हम विकास पर ही चर्चा करने वाले हैं। यद्यपि हमारा विकास आदिकाल से ही यानी मानव सभ्यता के विकास से ही प्रारंभ हो गया था और आज तक चला रहा है। निश्चित रूप से विकास परिवर्तनशील प्रक्रिया है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आज बहुत सारे देश विकास की दौड़ में हमसे आगे हैं, हम इस दौड़ में कहीं पीछे हैं और विकासशील देश ही कहलाते हैं। विकास के विविध क्षेत्र हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, औद्योगिक विकास, सड़कों का विकास, सभ्यता और संस्कृति का विकास। लेकिन यहाँ हमारा विषय अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत और आर्थिक एवं मानवीय विकास ही केंद्रित रहेगा। निश्चित रूप से मानवीय विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है और आर्थिक विकास हम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि आर्थिक विकास के बल पर ही हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमारा विकास संभव होता है। अर्थशास्त्र विषय में हम विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं जिसमें निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इसी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि चलती रहती है, होती रहती है। ऐसी स्थिति में हम ये भी देखते हैं कि विकास की अवधारणाएं बदलती रहती हैं। जो मेरे लिए विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, यानी विकास नहीं हो सकता है, ऐसा भी संभव है। हम इसका उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि एक उद्योगपति अपने उद्योग से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है और वह मजदूरों का शोषण करता है। निश्चित रूप से मजदूरों का विकास ऐसे उद्योग में संभव नहीं होता, लेकिन अगर हम मजदूरों के विकास की कल्पना करते हैं तो मजदूरों का वेतन बढ़ना उनके विकास में सहायक है। लेकिन जहां मजदूरों का वेतन बढ़ना मजदूरों के श्रमिकों के विकास में सहायक है, वहीं दूसरी ओर मालिक जो उद्योगपति है उसके विकास में ये सहायक नहीं है, क्योंकि अब उसको अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, उसको बचत कम होगी और खर्च बढ़ जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण दूसरा कि मार्केट में हम देखते हैं उद्योगपति अपनी वस्तु को, विशेष रूप से खाद्यान्न को महंगा बेचना चाहता है, जबकि गरीब लोग उसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं और भरपेट भोजन तभी संभव हो सकता है। यहाँ भी विपरीत स्थिति है कि उद्योगपति या पूंजीपति या बाजार में जो बैठे हुए मालिक हैं, व्यापारी हैं, वो निश्चित रूप से अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की मूल्य बढ़ाते रहते हैं और अधिक धन कमाते हैं। अधिक धन कमाना उनके लिए लाभ हो सकता है, लेकिन मजदूरों के लिए ये लाभ नहीं है। दूसरी ओर अगर उनको वस्तु सस्ती मिलती है तो निश्चित रूप से मजदूरों का विकास होगा, उनको पेट भर भोजन मिलेगा, अन्य वस्तुओं की पूर्ति होगी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उसका विकास रुक जाएगा। यहाँ हमें यह पता चल जाता है कि विकास सभी के लिए समान नहीं है। एक के लिए विकास जो होता है वो दूसरे के लिए कहीं विकास में बाधा उत्पन्न करता है और निश्चित रूप से इसको हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास की कल्पना हम करते हैं कि उसको विकास के लिए क्या क्या चाहिए। तो निश्चित रूप से उसको भरपेट भोजन के लिए अच्छी मजदूरी की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, तो मजदूरी बढ़नी चाहिए, वह इसकी कल्पना करता है। उसके बच्चे स्कूल में पहुँचें, पढ़ें, ये भी वह चाहता है, यानी उसके विकास में ये भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं मिलें और उसका भी कोई छोटा मोटा अपना घर हो, ऐसी कामना करता है भूमिहीन मजदूर। लेकिन ये उसके लिए विकास है, लेकिन ये संभव तभी होता है जब ऐसा हो जाए। हम कल्पना मात्र करते हैं। आगे उदाहरण दूसरा देखते हैं। पंजाब के समृद्ध किसान, उसके लिए विकास, वह चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, विशेषकर विदेशों में पढ़ें, ऐसी कल्पना चाहता है, ऐसी कल्पना करता है। ऐसा ही वह चाहता है कि उसके पास गाड़ी भी हो, अच्छा बंगला भी हो, अच्छी कोठी हो, तो यह भी उसकी कल्पना है। उसके विकास के लिए यह भी आवश्यक है। उसके बालक पर्यटन पर जाना चाहते हैं, हर बार घूमना चाहते हैं, यहाँ तक कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए विकास की कल्पना संभव है। यानी उसका विकास इन्हीं चीज़ों पर दर्शाता है, इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है। किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसके विकास की बात करते हैं, तो वह चाहता है कि वर्षा समय अनुकूल होती रहे, उसका उत्पादन बढ़ जाए। उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको वर्ष भर रोटी मिलेगी, भोजन मिलेगा, ऐसी उसकी कल्पना है। वह चाहता है कि निश्चित रूप से सिंचाई ना करनी पड़े या सिंचाई की सुविधा मेरे पास भी हो जाए। वह भी चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ें और शिक्षा चिकित्सा जैसी सुविधाएं उसको भी प्राप्त हों, लेकिन ये तभी संभव है जब ये पूर्ति हो जाए, उसके विकास के लिए आवश्यक है। और आगे बढ़ते हैं। एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला, एक जिसके पास छोटी मोटी ज़मीन है, ऐसे परिवार की महिला, वह भी कल्पना करती है कि कहीं घूमने के लिए जाया जाए। वह भी चाहती है कि उसको भी कभी होटल में भोजन करने का अवसर मिले। वह भी चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। वह भी चाहती है कि उसको चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि आमदनी कम होती है। आगे शहरी बेरोजगार युवक एक तो रोजगार की कल्पना करता है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता रहे। उसको भी कहीं ऐसी नौकरी मिल जाए कि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पाए। वह भी चाहता है कि अपने बच्चों को, यानी अपने आप बेरोजगार है लेकिन अपने बच्चों को चाहता है कि उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाए जहां अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा प्राप्त हो और उसके बच्चे आगे कामयाब हो जाएं, ऐसी कल्पना रखता है। लेकिन संभव तभी है जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए। आगे शहर के एक अमीर परिवार का एक लड़का, इसकी कल्पना बहुत सारी हैं क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। वह विदेश यात्रा करना चाहता है, वह घूमना फिरना चाहता है, ऐशो आराम का जीवन करना चाहता है, पर्यटक स्थलों पर जाना चाहता है और यह पूर्ति तभी संभव हो पाती है जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए। यानी उसके विकास में ये कल्पनाएं हैं कि वह विदेश में शिक्षा प्राप्त करे और निश्चित रूप से सभी पूर्ति हो जाएं, शिक्षा, चिकित्सा, विदेश का घूमना, हवाई यात्राएं, उसके लिए ये सामान्य सी बातें हैं और वह इनकी कल्पना करता है। शहर के एक अमीर परिवार की लड़की की भी कल्पना है कि वह विकास के लिए चाहती है कि उसको भी विदेश में पढ़ने का मौका मिले। इतना ही नहीं, वह भी चाहती है कि पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ जाए कि विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाए और आगे अच्छा पैसा कमाए।
लेकिन ये संभव तभी होता है जब इच्छा पूर्ति हो जाए। निश्चित रूप से अपने साधनों पर साधन सीमित हैं यहाँ और इच्छाएं असीमित हैं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपना विकास करना चाहता है। तो ऐसी लड़की भी जो एक सामान्य परिवार, ठीक परिवार की है, लेकिन क्या उसके लिए हवाई यात्राएं एकदम संभव हो पाती हैं, या विदेश जाना संभव हो पाता है, या विदेशों में घूमना संभव हो पाता है? लेकिन उसकी कल्पनाएं असीमित हैं और वो अपने विकास को तभी मानती है कि हमारा विकास हुआ है जब उसकी कल्पना सार्थक हो जाए। आगे नर्मदा घाटी का एक आदमी, नर्मदा घाटी का एक व्यक्ति, वह भी विकास की कल्पना करता है कि उसको लगता है कि नर्मदा जब सरदार सरोवर बांध बना तो बहुत सारे गांव वहाँ से खाली कराए गए। निश्चित रूप से वहाँ पैदावार बहुत कम थी, सीमित ज़मीन थी, गरीबी बहुत थी, लेकिन जब ये खाली कराए गए तो ये लोग दूसरी जगह बसाए गए। तो ये कल्पना करते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी ज़मीन पर बसाया जाए, सरकार हमें 2 कमरों का मकान भी बना कर दे, सरकार हमें कृषि कार्य के लिए यानी रोज़गार की पूर्ति भी करे, सरकार हमें बिजली जैसी सुविधाएं भी प्राप्त कराए। तो ऐसी कल्पनाएं करते हैं। एक आदिवासी भी ऐसी कल्पना करता है कि उसे ये सारी पूर्ति हो जाएं, तभी वह विकास मानता है। लेकिन क्या यह सब कुछ इतने में संभव हो पाता है? तो हम ये नहीं कह सकते कि संभव हो भी सकता है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो पाता। विकास की अन्य कल्पनाओं के लिए आय और अन्य लक्ष्य भी बात करते हैं। निश्चित रूप से सभी लोग विकास के लिए आय बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आय बढ़ाने के साधन असीमित होते हुए भी सीमित होते हैं। यानी आय किस प्रकार से बढ़ाएं, सभी का ये प्रयास रहता है कि हमारी आय बढ़ जाए, लेकिन निश्चित रूप से आय बढ़ाने से ही विकास संभव होगा ये नहीं कहा जा सकता। आय बढ़ाने से निश्चित रूप से हमारी आर्थिक पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि समाज में हमारा सम्मान हो, हमें दूसरे लोग हमारा आदर करें, हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करें, सुरक्षा पूरी तरह से हमको मिलती रहे, चिकित्सा शिक्षा जैसी सुविधाएं हमको सरकार द्वारा पूरी होती रहें। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ये भी विकास के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में मानव जीवन जीने के लिए केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो चाहिए, बल्कि अन्य कारक भी हैं। जैसे मैंने कहा कि हम समाज में उच्च स्थान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये पूर्ति भी हमारे विकास के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन विकास के लिए मिले जुले लक्ष्य, जैसे उदाहरण के लिए हम परिवार में देखते हैं कि एक महिला परिवार की अगर उसकी सर्विस लग जाती है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान परिवार में बढ़ जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। सभी लोग मानते हैं कि अगर नौकरी मिल जाती है तो महिला का परिवार में सम्मान बढ़ जाएगा, और जो महिलाएं दूसरी होंगी परिवार में उनका सम्मान शायद उतना नहीं होगा। सम्मान मिलने से निश्चित रूप से परिवार को लाभ भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सारे परिवार को ही निश्चित रूप से लाभ होना चाहिए और होता भी है। तो हम ऐसी वस्तुएं खोजते हैं, सेवाएं खोजते हैं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ। ये विकास के लिए अनिवार्य है कि विकास तभी माना जाएगा जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो। और आप ये भी जानते हैं कि इच्छाएं असीमित होती हैं और ये बढ़ती रहती हैं। कभी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती, शांत नहीं हो पाती। हमने व्यक्तिगत विकास की बात की है, लेकिन किसी देश के नागरिकों के लिए देश का विकास भी आवश्यक होता है। तो यहाँ हम दूसरी बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की। किसी देश के आर्थिक, सामाजिक
और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। यानी यहाँ पर देश का आर्थिक विकास भी हो, देश का सामाजिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो और साथ ही साथ राजनीतिक विकास भी हो, तभी राष्ट्र का विकास माना जाएगा। यानी सभी व्यक्तियों का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास माना जाएगा। अतः राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि विकास का कौन सा मार्ग, यानी सरकार का ये कार्य है कि देश के नागरिकों के और राष्ट्र के विकास के लिए सरकार कौन सा मार्ग अपनाती है। यह मार्ग न्याय संगत होना चाहिए, नीतियों पर आधारित होना चाहिए। सरकार ऐसा प्रयास करती है अथवा सरकार को करना चाहिए। आगे आवश्यक विकासात्मक लक्ष्य, यानी विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि ऐसा हम कर पाएंगे तभी विकास होगा। तो आवश्यक विकास के लिए विकासात्मक लक्ष्य नंबर 1 क्षेत्रीय नियोजन, यानी क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं भारत जैसे देश में, क्योंकि बड़ा देश है भारत, और निश्चित रूप से विकास की जिम्मेदारी दोनों सरकारों पर होती है, जनता पर भी होती है कि हम ऐसे कार्य करें जिनसे देश का विकास हो। तो क्षेत्रीय नियोजन यानी क्षेत्र को बंटवारा कर हम आर्थिक नियोजन का लक्ष्य अपनाते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा लक्ष्य ये भी जुड़ा हुआ होता है कि जहाँ पर लोगों को सुविधाएं कम हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या खुले आसमान के नीचे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तब हमारा विकास माना जाएगा, राष्ट्रीय विकास माना जाएगा। नियमित व भेदभाव रहित जल आपूर्ति। अपने देश में हम देखते हैं जब जल आपूर्ति की बात करते हैं तो लगता है कि भारत में 10% लोगों को ही शायद स्वच्छ पानी सुलभ होता है या इससे भी कम लोगों को स्वच्छ पानी सुलभ होता है। हम जो पानी पीते हैं वो देखने में तो साफ़ होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको शरीर के लिए नहीं माना जा सकता कि ये पूर्ण स्वच्छ जल है। भले ही हम उसको पी रहे हैं और उससे बीमार होते हैं, अनेक बीमारियां जल के कारण होती हैं। तो सरकार का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि सभी नागरिकों को स्वच्छ जल बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होता रहे। जबकि मैंने कहा कि 2-4% या 10% लोगों को ही भारत में पीने योग्य स्वच्छ जल पूर्ति होती है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल ये स्थिति है कि उनको तालाबों का, नदियों का पानी भी पीना पड़ता है, जो किसी भी प्रकार से पीने योग्य नहीं होता है। आगे तीसरा पॉइंट, गरीब एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए सड़कें, मकान और पीने के पानी की अभी बात की है, ऐसी सुविधाएं सुलभ हों, तभी इन लोगों का विकास माना जाएगा कि विकास हो रहा है। लेकिन कल्पना से ये परे लगता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक सरकारों ने भले ही विविध प्रयास किए हों, लेकिन ये प्रयास अब तक सार्थक सिद्ध नहीं हुए हैं। आगे चौथा पॉइंट, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास। देश के विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जो बहुत सारी हैं, जैसे चिकित्सालय है, विद्यालय है, सड़कें हैं और पर्यटक स्थल हैं, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जनता को निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के सुलभ होनी चाहिए। और निश्चित रूप से लगता है कि ये सुविधाएं सुलभ नहीं हो पाती हैं, तो इनका भारत में बड़ा अभाव है। इनमें सार्वजनिक शौचालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि जैसी चीज़ें भी सुलभ होनी चाहिए, लेकिन हम इनकी कल्पना से शायद परे हैं या ये बहुत सीमित स्थानों तक ही प्राप्त हो पाती हैं। इसी प्रकार से आज के समय में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल निर्बाध रूप से होनी चाहिए, ये सभी की आवश्यकता है, लेकिन देखने में आता है कि बहुत जगह अभी विद्युत नहीं पहुंच पाई है।
या पहुंच रही है हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी समस्याएं हैं, क्योंकि विद्युत पहुंचना और विद्युत आना दोनों में थोड़ा अंतर ज़रूर हो जाता है। जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं विकास के लिए, ये अनिवार्य मानी गई हैं। विकास इससे आगे की सीढ़ी होती है, यानी विकास की जो न्यूनतम सीढ़ी है वो मूलभूत आवश्यकताएं विशेष रूप से रोटी, कपड़ा और मकान को कहा जाता है। लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को न तो रोटी सुलभ हो पा रही है, रोटी भी मिलती है तो उसको हम संतुलित आहार नहीं कह सकते। पानी की अभी हमने बात की है कि पानी भी बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। दूसरा आता है कपड़ा। निश्चित रूप से भारत में कपड़ा बहुत अधिक बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को निश्चित रूप से कपड़े का अभाव रहता था। इसके अनेक उदाहरण हमने सुने होंगे। मकान की जब बात करते हैं तो सरकार, हालांकि इस समय की सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सभी लोगों को 1 अथवा 2 कमरों के मकान सुलभ कराए जाएं, और बहुत बड़ी मात्रा में सरकार का ये प्रयास सफल भी हो रहा है। लेकिन अभी भी इस प्रयास में पूर्ण आवास की स्थिति आने वाली दिखाई नहीं देती है। निश्चित रूप से विकास एक निरंतर चलने वाली व्यापक प्रक्रिया है, यानी विकास कभी अंत नहीं होता, एक सीढ़ी के अनुसार चलता रहता है और वह सीढ़ी कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी वैसे ही वैसे विकास भी आगे बढ़ता जाता है, और ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसी प्रकार से विकास भी कभी पूर्ण नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में बहुत सारे 28 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें हम सरकार एक होते हुए भी, देश की सरकार तो एक ही है, राज्यों की अलग अलग होती हैं, लेकिन कई जगह देखते हैं कि विकास की बड़ी धीमी गति मिलती है। कई राज्य विकास में आगे हैं। पंजाब जैसे राज्य विकास में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, लेकिन बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य विकास की दौड़ में बड़े पीछे दिखाई देते हैं। इस अंतर को यद्यपि आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल हम निम्न गरीब राज्यों की बात करते हैं जो विकास की दौड़ में पीछे हैं। उसमें बिहार को हम कहीं ना कहीं पहला दूसरा स्थान देते हैं। उड़ीसा भी इसी स्थिति में होता है, यानी यह भी एक गरीब राज्य है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये भी एक गरीब राज्य है। झारखंड, यही स्थिति है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि इनके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की दृष्टि से धनी होते हुए भी इन राज्यों का विकास, या हम कहें कि अधिक विकास संभव नहीं हो पाया है, तुलनात्मक विकास अधिक नहीं हो पाया है। पूर्वोत्तर राज्यों की भी यही स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश का भी आधा भाग विकास की दौड़ में पीछे है। निश्चित रूप से हम सरकार को उत्तरदायी मानते हैं, और निश्चित रूप से सरकार उत्तरदायी इसके लिए है भी, लेकिन सरकार और जनता सभी को इस पर आगे बढ़ने के लिए ध्यान देना होगा। तभी देश का विकास संभव हो सकता है कि हम अपने देश को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए अपने कार्यों को समझें और आगे बढ़ें। तभी ये विकास आगे बढ़ पाएगा और हमारा राष्ट्र विकसित देशों की श्रेणी में आ पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।